नमस्कार। 9 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज शुरू हो गया है। अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए वे सबसे पहले ये प्राचीन मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ गए थे। ये जमुना बाजार का मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दिल्ली में हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी भारी भीड़ जुटती है वहाँ, और यह भी संयोग है कि आज मंगलवार है और मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई मरघट वाले हनुमान जी का दर्शन करके। ये 9 दिन के ब्रेक के बाद जो यात्रा शुरू हुई है, ये 9 दिन और यात्रा रुकने के 1-2 दिन पहले से लेकर के और अभी तक का की अगर बात देखें और जो इसका घटनाक्रम है देखें और इसके बाद जो यात्रा आगे बढ़ी है, ये वो समय है जब इस यात्रा को लेकर के सबसे ज़्यादा राजनीति हुई है। ये बहुत दिलचस्प है कि यात्रा 4 महीने से चल रही है और पूरे 4 महीने में उतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति पिछले 10-12 दिन में हुई है। यात्रा के दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले जो राजनीति शुरू हुई थी उसका दौर अभी चल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि देश में सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से सजग और उस राजनीति में रमे रहने वाले एक प्रदेश उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा जा रही है और इस वजह से इतनी राजनीति हुई है? हो सकता है। अब पहले ये इस यात्रा के दौरान जो दिलचस्प तथ्य हैं, जो विवाद हुए हैं और जो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जो अच्छी बात हुई है उसकी चर्चा करते हैं। उससे अपने आप राजनीति का पता चलेगा। ये यात्रा दिल्ली पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक न्योता दिया था कि वो यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन डीएमके को छोड़ करके उसकी सांसद कनिमोझी फरीदाबाद में यात्रा में शामिल हुई थी, उसके अलावा कोई शामिल नहीं हुआ। दिल्ली में भी 24 दिसंबर को जब यात्रा रुकी और लाल किले पर राहुल गांधी ने भाषण दिया, कोई विपक्ष का नेता उनकी यात्रा में शामिल होने नहीं आया। उसके बाद अचानक जब ये दूसरा चरण शुरू होने की बात आई तो यह हुआ कि राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की तमाम विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है और इसकी खबर मीडिया में इतनी फैल गई कि लगा कि अब ये तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करके राहुल गांधी अपनी यात्रा आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन असलियत यह है कि उस समय तक यात्रा का न्योता किसी पार्टी को नहीं गया था। तभी जब इस बारे में अखिलेश यादव से पूछा गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, तो वो काफी नाराज हो गए इस बात पर। वो भड़क गए और बड़ी तल्खी के साथ उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर आपके पास उस निमंत्रण की कॉपी है तो हमको भी भेजिए, अगर आपके मोबाइल में उसकी कॉपी है तो हमको भी भेजिए। इसका मतलब है कि उस समय तक अखिलेश यादव को न्योता नहीं मिला था। अब सवाल है कि जब न्योता उनको गया ही नहीं था, निमंत्रण गया नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी ने ये खबर क्यों लीक कर दी? कांग्रेस पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता था कि इस तरह से अचानक एकदम रैंडम किसी को न्योता भेज दिया जाए या किसी को किसी चीज के लिए आमंत्रित कर दिया जाए। सोचे, जो यूपीए की पार्टियां हैं, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूपीए है, उस यूपीए में जो पार्टियां शामिल हैं उनको तो न्योता नहीं भेजा गया किसी को। वो तमाम पार्टियां अपने आप शामिल हुई यात्रा में। डीएमके शामिल हुई तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में जब यात्रा पहुंची तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता शामिल हुए और एनसीपी के भी नेता शामिल हुए। इसी तरह से जब यात्रा मध्य प्रदेश में थी तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता शामिल हुए। तो ये सब जो एनडीए के जो यूपीए के घटक दल हैं वो शामिल हो रहे थे। जो नॉन यूपीए की पार्टियां हैं, जो यूपीए के बाहर की विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उनको न्योता देने का था तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं से पहले बैक चैनल बात होती और उनकी सहमति बनती तो न्योता दिया जाता, नहीं तो न्योता नहीं दिया जाता। कांग्रेस को पता था कि इस तरह से अगर वो अचानक न्योता भेज दे तो कोई भी नेता शामिल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सबके नेता इसे इनकार करेंगे। इसके बावजूद न्योता भेजा गया तो उसके पीछे एक खास राजनीतिक मकसद था। कांग्रेस चाहती थी कि वो मतदाताओं में एक मैसेज दे कि वो अपोजिशन की पार्टियों को एकजुट कर रही है। वो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में एक मैसेज देना चाहती थी कि कांग्रेस ने तो पहल करके सपा और बसपा और आरएलडी सबको आमंत्रित किया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भी आमंत्रित किया, लेकिन इसके नेता नहीं आए। कांग्रेस की इस राजनीति को अखिलेश यादव तुरंत समझ गए थे, क्योंकि उसके पहले जो राहुल गांधी के बयान आ रहे थे, जो उन्होंने जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई राष्ट्रीय विजन नहीं है, और जो उन्होंने फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी के पास जो दृष्टि है, वो जो समाजवादी उसकी नीतियां वो उत्तर प्रदेश के लिए हैं। अब ये इस बात को ऐसा नहीं है कि वो अखिलेश यादव या दूसरी विपक्षी पार्टियां नहीं समझ रही कि कांग्रेस इस क्या मैसेज देना चाह रही थी। तभी उन्होंने बड़ी तल्खी में जवाब दिया था। लेकिन जब उनको ऑफिशियल आमंत्रण मिल गया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ राहुल गांधी को शुभकामना दी, उनका धन्यवाद दिया और शुभकामना दी। मायावती ने भी राहुल गांधी को शुभकामना दी उनकी यात्रा के लिए।
तो ये एक कटसी होती है, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से औपचारिक निमंत्रण जाता है तो उस पर जो औपचारिक जवाब दिया जाता है वो औपचारिक जवाब दोनों पार्टियों ने दिया। तो कांग्रेस ने राजनीति यहां की, पहले दिन से राजनीति शुरू हुई। पहला राजनीतिक दांव था कि सभी विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया, किसी से बात नहीं की। दूसरा राजनीतिक दांव कि उत्तर प्रदेश की पार्टियों को अलग से न्योता दिया गया। पहले न्योता देने की खबर लीक कराई गई, उसके बाद एक न्योता दिया गया। उसके बाद जो राजनीति हुई या विवाद हुए जो इस यात्रा को लेकर के, उसमें एक बड़ा विवाद सुरक्षा को लेकर के हुआ। राहुल गांधी की तरफ से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के महासचिव के श्री वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और कहा कि जब दिल्ली पहुंची यात्रा तो राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी भारी चूक हुई थी। और इसके तुरंत बाद सीआरपीएफ की तरफ से इसका जवाब दिया गया। गृह मंत्रालय तो नहीं, गृह मंत्रालय ने नहीं दिया। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली जो एजेंसी है जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है राहुल गांधी की, उसने जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। फिर बात वही समाप्त हो गई। राहुल गांधी के टी शर्ट का मामला, हाफ टी शर्ट में इतनी कड़ाके की सर्दी में घूमते रहने का एक मुद्दा बना, और ये मुद्दा बनाया कांग्रेस के जो पीआर स्ट्रेटजी वाली टीम है उसने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने, जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं उन्होंने ये इसका मुद्दा बनाया ताकि मीडिया इसको हाईलाइट करे। जब मीडिया ने हाईलाइट किया, राहुल गांधी से पूछा तो उनका जवाब था कि आपको क्या डिस्टर्बेंस होती है। किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में जब 5 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, उसमें आप कैसे हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं? आपने क्या साधना कर ली, क्या तपस्या कर ली? पिछले साल तक तो राहुल गांधी को भी ठंड लगती थी। उनके पास बहुत अच्छे जैकेट्स हैं, बड़े महंगे जैकेट्स हैं। उसकी फोटो भी और उस जैकेट की कीमत को लेकर के भी कई बार विवाद हो चुके हैं कि उनके पास बर्बरी के और बॉस के, ह्यूगो बॉस के जैकेट्स हैं जो पहनते हैं। तो वो उस तरह के उनके पास वो जैकेट्स थे, वो पहनते थे। पिछले साल तक उनको ठंड लगती थी, इस साल उनको ठंड नहीं लग रही है। तो जाहिर है कि इस पर कुछ जिज्ञासा होगी लोगों की। लेकिन अब वो उसका जवाब देने के बदले कांग्रेस पार्टी के नेता अब उनको तपस्वी बता रहे हैं। उनको कोई तपस्वी बता रहा है, कोई राष्ट्र मित्र बता रहा है। एक नेता ने तो आगे बढ़ के भगवान राम से उनकी तुलना कर दी। तो ये एक तरह से बीजेपी में, माफ करिएगा, कांग्रेस के नेताओं ने, जो उसके स्पिन डॉक्टर हैं, जो उसके पीआर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने एक योजना के तहत, रणनीति के तहत इन चीजों का मुद्दा बनाया ताकि 9 दिन जब यात्रा रुकी रहे तो उस दौरान मीडिया से बाहर न हो यात्रा, किसी न किसी तरह से मीडिया में उसकी चर्चा होती रहे और राहुल गांधी की चर्चा होती रहे। उसके बाद जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को चिट्ठी लिख करके न्योता दिया तो वो एक राजनीतिक दांव था, ये मैसेज देना कि हम चाह रहे हैं और ये लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, जिसको उन लोगों ने भी समझा और उस पर उसी तरह से उन लोगों ने जवाब दिया। विचारधारा वाले मसले का भी जवाब दिया। और अखिलेश यादव तो इतने तल्ख हो गए कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं। तो ये जो विचारधारा पर राहुल गांधी की टिप्पणी थी, उसको लेकर के ये बात उन्होंने कही थी। राहुल गांधी ने एक और राजनीति दिल्ली में ये की, जब यात्रा रुकी रही तब उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा बीजेपी को हराने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ एकजुट होने से काम नहीं चलेगा, एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा, एक वैकल्पिक विचार पेश करना होगा, तभी बीजेपी को रोका जा सकता है या हराया जा सकता है। तो ये विपक्षी एकता का भी उन्होंने दाव चला। तो इस दौरान, मतलब ये 9-10 दिन जो है वो खूब राजनीति हुई है दिल्ली में। कुछ विवाद भी हुए राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के और खूब राजनीति हुई, जो इसके पहले राजनीति नहीं हो रही थी। अब राहुल गांधी के लिए अच्छी बात एक ये हुई कि उनकी यात्रा शुरू हो उससे ठीक पहले राम जन्मभूमि मंदिर के जो मुख्य महंत हैं, महंत सत्येंद्र दास, उनकी तरफ से एक चिट्ठी मिली राहुल गांधी को। और उस चिट्ठी में राहुल गांधी की यात्रा का बहुत खुले शब्दों में समर्थन किया गया और राहुल गांधी को शुभकामना दी गई। महंत सत्येंद्र दास ने, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य महंत हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने शुभकामना देते हुए ये कहा कि राहुल गांधी जिस लक्ष्य को लेकर के यात्रा कर रहे हैं उस लक्ष्य की पूर्ति हो। ये एक बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात हुई उनके लिए। अच्छी बात राजनीति से जुड़ी ये भी हुई कि राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और किसान आंदोलन के समय सबसे मुख्य चेहरा बनकर के उभरे थे, उनके भी शामिल होने की बात थी यात्रा में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के लोगों से कहा कि वो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि यात्रा ऐसे इलाके से गुजरने वाली है। ये दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में जो 2.5 दिन उनकी यात्रा रहनी है, वो ऐसे इलाकों में रहनी है जो किसान आंदोलन का केंद्र रहा था और जो किसानों की भूमि है, जो किसानों की जमीन है। तो उस तरफ जाए और भारतीय किसान यूनियन के लोग अगर जुड़ते हैं तो उसका बड़ा मैसेज बनेगा। एक और खास बात है जो इसमें राजनीति से जुड़ी हुई बात है कि ये
उत्तर प्रदेश में यात्रा सिर्फ 2.5 दिन रहेगी। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और उनमें से सिर्फ 3 जिलों में यात्रा जाएगी। कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 11 विधानसभा सीटों पर जाएगी यात्रा। जाहिर है कांग्रेस को पता है कि उसका कोई बहुत मजबूत आधार नहीं है उत्तर प्रदेश, और पूरा उत्तर प्रदेश घूमने का कोई मतलब नहीं है, उसे कुछ हासिल नहीं होना है। लेकिन सिर्फ 11 विधानसभा सीटों और 3 जिलों में जाकर के ही कांग्रेस ने एक पूरे प्रदेश में पूरे 80 लोकसभा सीटों पर मैसेज बनाने वाली राजनीति की है। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय किसान यूनियन, इन सब के लोगों को न्योता देना उसी राजनीति का हिस्सा है। और ये जो इलाका है, जिस इलाके से जाएगा, जैसा मैंने अभी कहा कि वो किसानों का इलाका है। गाजियाबाद, बागपत और शामली, हर जगह किसान है और खेती मुख्य पेशा है लोगों का। तो वो उस इलाके के लोगों से एक मैसेज जाएगा जो पूरे प्रदेश को जा सकता है। और एक और खास बात यह है कि ये इलाका ऐसा है जहां अगर वोट के हिसाब से देखें तो मुस्लिम सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसको कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। और उस कोशिश को लेकर के इस कांग्रेस की इस कोशिश को देखते हुए ही अखिलेश ने इतनी तल्खी से पहले कांग्रेस के ऊपर रिएक्ट किया था। तो मुस्लिम सबसे ज्यादा है, उसके बाद दलित आबादी है, जो मायावती का एक समय सबसे कोर बेस रहा है, सबसे मजबूत इलाका रहा है। मायावती इसी इलाके से आती हैं, तो उनका एक मजबूत बेस रहा है नोएडा का जो इलाका, जहां उनका गांव था पुराना, उनका जो अपना पैतृक गांव है। तो इस इलाके में यात्रा रहेगी, 2.5 दिन ही रहेगी, लेकिन ये बहुत इंपैक्टफुल इलाका है। गाजियाबाद का भी इलाका राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक और सजग इलाका है। बागपत चौधरी चरण सिंह का इलाका रहा है, और शामली, ये तीनों इन 3 इलाके से गुजर के जब उनकी यात्रा हरियाणा में पहुंचेगी, तो सिर्फ 3 जिलों और 11 विधानसभा सीटों से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा और 80 लोकसभा सीटों का एक मैसेज बनवाने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से ये 9 दिन जो यात्रा ठहरी रही, वो तो यात्रा रुकी रही, पैदल चलना रुका रहा, लेकिन राजनीति नहीं रुकी रही, बल्कि इस 9 दिन में सबसे ज्यादा राजनीति हुई। यात्रा के दिल्ली पहुंचने के 1 दिन पहले राजनीति शुरू हो गई थी, और यात्रा उत्तर प्रदेश जाने तक पूरे 10-11 दिन के दौरान खूब राजनीति होती रही। विपक्ष को साधने की राजनीति हुई, विपक्षी एकता बनाने की राजनीति हुई, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों के ऊपर एक परोक्ष अटैक करके और उनके वोट बैंक में वो जो कांग्रेस का वोट लेकर के गए हैं उसको हासिल करने की राजनीति हुई, किसान की राजनीति हुई, महंत सत्येंद्र दास की चिट्ठी आई, वो उसकी एक राजनीति हुई, विचारधारा को लेकर के राजनीति हुई, राहुल गांधी की छवि को एक तपस्वी और साधक की छवि बनाने की राजनीति हुई। जो ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि कोई बहुत आत्मनियंत्रण वाला कोई व्यक्ति ही, कोई तपस्वी ही इस तरह का कर सकता है कि 5 डिग्री टेम्परेचर में हाफ टी शर्ट पहन के रहे। तो एक राहुल गांधी की अलग छवि, जो उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और जो वो हाफ टी शर्ट में इतनी ठंड में घूम रहे हैं, तो एक साधक, एक तपस्वी की छवि बनाने की राजनीति हुई। तो कुल मिलाकर के ये 9-10 दिन बेहद दिलचस्प और बहुत सघन राजनीति के दिन रहे हैं, और ये मानना चाहिए कि अगले 2.5 दिन जब यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी तो इसी तरह की राजनीति चलती रहेगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।